प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू अ फैक्टर, प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू अ फैक्टर जो हम अभी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में बताता है हमको। हम 3 बिहेवियर के बारे में माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। पहला तो हम जो शुरू के चैप्टर्स पढ़े वो कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस थी, मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसा बिहेव करेगा, क्या उसकी डिमांड होगी, किस प्राइस पे उसकी डिमांड कैसे रिएक्ट करेगी। केस तब का था जब वो नॉर्मल कंज्यूमर रहे, एबनॉर्मल के केस जो थे वो एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस बन जाते थे। तो एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियरल थ्योरी रहेगा कंज्यूमर के बिहेवियर का, ये माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स में हमने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा है। आगे के जो 4 चैप्टर्स हैं अब हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं किसके ऊपर में, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के ऊपर में। प्रोड्यूसर के बिहेवियर के साथ में हम सेलर के बिहेवियर को भी पढ़ेंगे। तो प्रोड्यूसर और सेलर के बिहेवियर्स के लिए हम कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स दिनेश क्लास 11th के लिए, और इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू अ फैक्टर। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 है सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 7 एंड 8 है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, एंड चैप्टर नंबर 8 है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। ये 5th, 6th, 7th, 8 4 चैप्टर हम बेसिकली अभी क्लास में देख रहे हैं। किसके ऊपर में, प्रोड्यूसर एंड सेलर के बिहेवियर के ऊपर में। अच्छा, कैसे सेलर और कैसे प्रोड्यूसर, तो एक सेलर और एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर, क्योंकि बुक का नाम ही है माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स, जो कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ में डील करती है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स पूछे तो वो बेसिकली एडम स्मिथ है। इसके बाद बहुत सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए, न्यू क्लासिकल आए, फिर अभी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की बुक आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में मैक्रो लेवल इकोनॉमिक्स में। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर जाने जाते हैं आफ्टर 1930 वो हैं J.M. किन्स, जॉन मैरियार्ड किन्स। इनको लॉर्ड किन्स के नाम से भी जाना जाता है। किन्स एंड स्कूल ऑफ थॉट्स इनकी कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं। ये आप बेसिकली सीखेंगे क्लास 12th में हमारे CBSE करिकुलम के हिसाब से। क्लास 11 के CBSE करिकुलम में आपको सिखाया गया है अभी इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, जो कि कौन है, प्रोड्यूसर। क्योंकि हमने इकोनॉमी में देखा है कि इकोनॉमी क्या होती है, तो जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, सेल्स हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो प्रोडक्शन से और सेल्स से रिलेटेड अभी हम ये 3-4 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। और इसके पहले हमने पढ़ा था कंजप्शंस के चैप्टर जो कि डिमांड के बेसिकली बन गए थे और कंज्यूमर्स के बिहेवियर के ऊपर में बन गए थे। बाद में हम पढ़ेंगे किसके ऊपर में, मार्केट के बिहेवियर के ऊपर में। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड इकोनॉमिक एजेंट्स के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। अब ये एजेंट्स कौन हो गए, कंज्यूमर्स भी हो गए, प्रोड्यूसर्स भी हो गए, सेलर्स भी हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो गए। तो ये सारी एक्टिविटीज जब पैसे और वेल्थ क्रिएशन के साथ डील करती हैं, क्रिएशन ऑफ द वेल्थ ऑफ अ नेशन, तो ये बन जाती है क्या, इकोनॉमिक्स। और कैसी इकोनॉमिक्स बन जाती है, तो ये बन जाती है इकोनॉमिक्स दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय एडम स्मिथ। किसी भी चीज को मनी एंड वेल्थ क्रिएशन कॉन्सेप्ट, ये डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज फर्स्टली गिवन बाय एडम स्मिथ। आई बात समझ में। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर में प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू अ फैक्टर में होता क्या है, फैक्टर से क्या मुझे रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे मेरा आउटपुट है। आउटपुट मतलब होता है कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं अपनी मशीन्स में कुछ सामान लगाऊंगा, इनपुट्स लगाऊंगा, मैंने कुछ सामान लगाया, कुछ इनपुट्स लगाए, तो इनपुट्स लगाने से मुझे क्या आउटकम मिला, जो मुझे आउटकम मिला रिजल्ट। भाई मैं अगर रॉ मटेरियल लगा रहा हूँ तो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करके मुझे जरूर आउटकम किस चीज़ का मिलेगा, फिनिश गुड्स का। मुझे क्या बन के मिलेंगे, फिनिश गुड्स। अब इनपुट 2 तरीके का लग सकता है। बेसिकली हम इस बात को फिर से देखते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या होता है। बेसिकली जब भी हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर में यदि प्रोडक्शन का जो ऑपरेटिंग साइकिल या बिजनेस साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल जिसको हम बोलते हैं वो एक नॉर्मल जनरल पीरियड में, जैसे मान लीजिए अगर हम जलेबी बनाने की इंडस्ट्री लगाते हैं, हल्दीराम की हमारी इंडस्ट्री है और हम मिठाई स्नैक्स जलेबी बनाते हैं, तो बेसिकली इसका जो एक प्रोडक्शन साइकिल होता है वो 3 से 6 महीने का होता है। अब यदि हमको 3 से 6 महीने से कम समय लगता है अपने प्रोडक्शन करने में,
या उतना समय तक लगता है हमको प्रोडक्शन करने में, 6 महीने का जो समय एक एवरेज टाइम बनाया गया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस स्नैक्स आइटम इंडस्ट्रीज। तो इस इंडस्ट्रीज को अगर 6 महीने से कम या 6 महीने तक का समय लगता है हमारी इंडस्ट्री को भी प्रोडक्शन करने के लिए, तो हम उसको कैसी प्रोडक्शन बोलेंगे? शॉर्ट रन में चलने वाली प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन अगर वही जलेबी बनाने वाली को 6 महीने से ज़्यादा का समय लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलने के लिए या लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलने के लिए। जैसे कि एक सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री है और सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री को 5 साल का समय लगता है सीमेंट प्रोड्यूस करने में, तो वो भी उसके लिए शॉर्ट रन हो सकता है। तुम इसको टाइम पीरियड के हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते कि शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री को एक एवरेज मान लीजिए 10 साल का समय लगता है अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में ओवरऑल, मतलब वो बड़े बड़े पत्थर से लेकर के क्रशिंग स्टोन से उसको गुजार के उसमें लाइम स्टोन्स और दुनिया भर के उसमें मटेरियल्स मिलाए जाते हैं, देन वो सीमेंट की पैकेजिंग करके उसको सेल आउट करेगा। तो उस प्रोडक्शन के प्रोसेस में मान लीजिए ऑन एन एवरेज टाइम हर एक इंडस्ट्री को 10 साल लगता है। अब यदि अगर मेरी इंडस्ट्री 5 साल में कंप्लीट कर ले रही है तो वो कैसा प्रोडक्शन फंक्शन हुआ? शॉर्ट रन। तो टाइम पीरियड विल नॉट डिफाइन दैट वेदर द टर्म विल बी द पार्ट ऑफ शॉर्ट रन और विल बी द पार्ट ऑफ लॉन्ग रन। वो डिपेंड करेगा उसकी नेचर एंड साइज के हिसाब से कि उस नेचर ऑफ बिजनेस को कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन करने का। अब यदि मेरी इंडस्ट्री को जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको उस एवरेज टाइम से कम पीरियड लगता है अपने प्रोडक्शन में या उतना तक लगता है तो शॉर्ट रन, उससे ज़्यादा लगता है तो लॉन्ग रन। बेसिकली लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर में ऐसी इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं जिनको एक ऑन एन एवरेज टाइम से ज़्यादा लगता है। जैसे कि नाम से समझ में आता है कि यदि मैं एरोप्लेन्स बनाने, एरोनॉटिक्स की इंडस्ट्री सेटअप करके रखता हूँ, हेलीकॉप्टर्स की इंडस्ट्री सेटअप करके रखता हूँ, प्रीमियम कार्स बनाने की, तो बेसिकली इसको प्रोड्यूसर लॉन्ग रन में अंदर में रखता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की खासियत यह है कि यहाँ पे हर एक फैक्टर वेरिएबल्स होते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको समझना। देखो फैक्टर्स 2 प्रकार के होते हैं। ये जो मैं इनपुट लगा रहा था ना सामानों का, ये 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। एक तो फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स फैक्टर और एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या होता है ना, ये चेंज नहीं होता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ये उतना ही रहता है जितना लगा है। जैसे कि अगर मान लो मैं जलेबी बनाने में इंडस्ट्रीज लगा करके रखा हूँ, कैसी इंडस्ट्री लगा के रखा हूँ? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोला जाता है इसको। तो कैपिटल से मशीन मैंने लगा के रखी, पैकेजिंग मशीन लगा के रखी है, असॉर्टमेंट मशीन लगा के रखी, असेंबली मशीन लगा के रखी है, प्रोडक्शन मशीन लगा करके रखी। ये मशीन प्रोडक्शन करके उसको असेंबल करेगी, असेंबल करके पैकेजिंग करेगी, पैकेजिंग करके बना के उस सामान को देगी। क्या मुझे ज़्यादा, अगर इस साल मुझे ऑर्डर ज़्यादा मिल गया है, दिवाली का ओकेशन आने वाला था तो मैंने ज़्यादा प्रोडक्शन करना था, तो मुझे आउटपुट ज़्यादा चाहिए था फिनिश गुड्स का, तो मैं अपने इनपुट को भी बढ़ाऊंगा। पर क्या मुझे अपने इनपुट बढ़ाने के लिए क्या इस फिक्स फैक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है? आंसर है नो। इसलिए नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि मशीन तो मेरी वैकेंट है, कंप्लीट तो मैं जितना ऑर्डर है उतना ही तो यूज़ करूंगा। भाई मशीन तो मेरी बहुत बड़ी ऑलरेडी लगी हुई है। मुझे अपने शॉर्ट रन के ऑर्डर को चेंज करने के लिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, छोटे समय के प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर में जिसका ऑपरेटिंग साइकिल कम का था, जिसके ऑपरेटिंग साइकिल उसके नॉर्मल पीरियड से कम में कंप्लीट हो जाता है, उसको अपने फिक्स फैक्टर, जैसे कि क्या होते हैं फिक्स फैक्टर? मशीन्स हो गई, बिल्डिंग हो गई, ऐसे सामान जो चेंज नहीं होते आउटपुट के बढ़ाने या घटाने से, तो उनको हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमको सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल चेंज करना पड़ेगा और लेबर्स चेंज करने पड़ेंगे। भाई हमको अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, जलेबी ज़्यादा बनानी है या फिर मिठाइयाँ ज़्यादा बनानी है हमको, तो हमको उसमें लगे हुए शक्कर, उसमें लगे हुए गुड़ या फिर उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली रॉ मटेरियल, वो बढ़ाना पड़ेगा और हमको लेबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, कारीगर बढ़ाने पड़ेंगे अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो। और ये दोनों फैक्टर्स को, किसको? लेबर्स को और रॉ मटेरियल को यहाँ पे कैसे फैक्टर माना जाता है? वेरिएबल फैक्टर माना जाता है। हु वेरी मतलब होता है चेंज, हु वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज हो वो वेरिएबल फैक्टर और जो चेंज ना हो वो फिक्स फैक्टर। और यहाँ पे ही एक मार्शल है, जो हमारे अल्फ्रेड मार्शल, जो एक और इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। ठीक है, मार्शल ने बेसिकली हमको मार्शलियन व्यू के हिसाब से रिटर्न टू अ फैक्टर एक्सप्लेन किया था, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हम थॉट से जानते हैं। वहाँ के क्या होते हैं क्लासिकल का, ये हम आपको अगले वीडियोस में एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या उनका कंपैरिजन है रिटर्न टू अ फैक्टर का और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। अब वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है? देखिए, मैं जिस लेवल पे इनपुट लगा रहा हूँ वेरिएबल फैक्टर का, तो मुझे कितना आउटपुट मिलेगा।
तो इनपुट से आउटपुट के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गया है प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर में। क्या नाम दे दिया इसको? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। किस प्रोपोर्शन में मेरे वेरिएबल फैक्टर से आउटपुट का प्रोपोर्शन मुझे मिल रहा है, यही बन गया क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इस पे होता क्या है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। यहां पे आ जाते हैं दो प्रकार की चीजें, टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। अब ये क्या क्या चीजें होती हैं ये हम आपको और आगे बाद में इसके आगे का जब वीडियोस हम अपलोड करेंगे तो वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। फिलहाल अभी हम फोकस करते हैं अपने बिहेवियर को समझने के लिए वेरिएबल प्रोपोर्शन का होता क्या है। देखिए, मार्जिनल प्रोडक्शन का पहला स्टेज होता है कि जैसे जैसे आप इनपुट लगाते जाएंगे, अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे, आउटपुट को बढ़ाने के लिए कुछ फिक्स फैक्टर के साथ में अलॉन्ग विथ सम फिक्स फैक्टर हम शुरुआत के समय में वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाते हैं। क्यों? ताकि हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाए? बढ़ता जाए। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या बढ़ा सकते हैं? वेरिएबल फैक्टर बढ़ा सकते हैं। क्या फिक्स बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। और ये सब किसके अंदर में पढ़ रहे हैं हम लोग? शॉर्ट रन के अंदर में पढ़ रहे हैं। तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, मतलब हर एक लेबर का पर लेबर का प्रोड्यूसिंग यूनिट जो है वो बढ़ते जा रहा है, और टोटल प्रोडक्शन हमारा बढ़ते जा रहा है। इसको हम बोलते हैं स्टेज नंबर 1। फर्स्ट स्टेज में हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ गया और हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मशीन का जो ये फिक्स फैक्टर है ये अपनी 100% कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर देता है। द मोर वी एम्प्लॉय द वेरिएबल फैक्टर, कभी तो एक ऐसा समय आएगा ना जिस समय पे आपकी मशीन 100% यूटिलाइजेशन की तरफ पहुंचते जाएगी, और उसके बाद भी अगर आप उसमें जबरदस्ती आप वेरिएबल फैक्टर लगाए पड़े रहेंगे तो मशीन ओवरबर्डन में चले जाएगी, जिसके चलते मशीन अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी से भी कम में प्रोडक्शन करेगी। और बस इसी बिहेवियर को समझाया आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर में शॉर्ट रन में, कि भाई एक समय तक तो आपका पहला स्टेज क्या हो गया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कि आपने जब अपना इनपुट लगाना शुरू किया तो आपका जो आउटपुट आया, प्रोडक्शन जो आया, मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन, वो इंक्रीजिंग रेट पे आया, बढ़ते गया। जब आपने वेरिएबल फैक्टर इनपुट्स लगाया तो इनपुट लगाने से आउटपुट बढ़ता गया, ये बन गया स्टेज नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर में 3 रिटर्न्स हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। अब दूसरा रिटर्न बोलता है कि जब आप और ज्यादा सामान लगाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता तो है, मार्जिनल प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता तो जरूर है, टीपी इज इंक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, बट इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। ये कुछ ऐसे बनेगा थोड़ा सा। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, पर फिलहाल आप इससे काम चला लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बन गया स्टेज नंबर 2, इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से देखना बेटा, देखो यहाँ पे टीपी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला का टोटल प्रोडक्शन का, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। कैसे रेट से इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीजिंग रेट से, तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग बढ़ रहा है, घटते क्रम से बढ़ रहा है। डिमिनिशिंग रिटर्न का हिंदी होता है क्या, कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ तो रहा है इनपुट के बढ़ने से। जैसे जैसे हम यहाँ पे, अच्छा मैंने तो ये आपको बताया नहीं कि यहाँ पे हम क्या रखते हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर को रखा जाता है एज अ वेरिएबल फैक्टर के रूप में। 1 लेबर लगा तब क्या, 2 लेबर लगा, 3 लगा, 4 लगा, 5 लगा, 6 लगा, 7 लगा, 8 लगा, ऐसा लेबर्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं। लेबर्स को यहाँ पे क्या माना गया है, क्योंकि लेबर एक एक यूनिट पे रहते हैं ना, तो उसको हमने एज्यूम कर लिया वेरिएबल फैक्टर। आप पूछ सकते हैं कि सर हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को वेरिएबल क्यों नहीं माना, क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल्स को मान लेते तो रॉ मटेरियल का फिर एक एक यूनिट को हमको डिफाइन करना पड़ता है, जो कि लेबर से ज़्यादा टफ होता। इसीलिए हमने यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया कि वेरिएबल फैक्टर में सिर्फ लेबर्स हैं, लेबर इज द पार्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये हमने एज्यूम किया है, माना है ये हमने। एक्चुअल में तो वेरिएबल फैक्टर रॉ मटेरियल भी है, पर डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या मान लिया कि लेबर्स, यूनिट्स ऑफ लेबर आर द पार्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आई बात समझ में? अब इसके साथ में हमारा क्या बढ़ रहा है, ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये बन गया टीपी का कर्व, और ये बन गया किसका, मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे हुआ क्या
बात ऐसी है कि अब जब मैंने और ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाना शुरू किया, मतलब लेबर देखिए अब 7 का लेबर लगा रहा था, तो 7वें लेबर से मुझे मार्जिनल प्रोडक्शन कितने का मिल रहा था, 0 का। 7वें लेबर ने कितने का प्रोडक्शन दिया है, 7वें लेबर ने कितने का प्रोडक्शन दिया है, 0 का। तो टोटल प्रोडक्शन अभी इंक्रीज तो कर रहा था इस पॉइंट तक, लेकिन अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन का नेचर चेंज हो जाएगा स्टेज 3 पे जाते, क्योंकि अब जो आगे के लेबर्स आएंगे उनसे प्रोडक्शन हमको पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए आपने पढ़ा था ना बार डायग्राम्स में, पॉजिटिव बार डायग्राम, नेगेटिव बार डायग्राम्स, तो मल्टीपल बार डायग्राम्स हमने डेविएशन बार डायग्राम्स के अंदर में इसको पढ़ा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। तो अभी नेगेटिव में चला गया ये कर्व हमारा, मतलब इससे प्रोडक्शन हमको मिल नहीं रहा है, उल्टा घाटा हो रहा है, क्योंकि मशीन की इतनी जगह ही नहीं थी, ओवर यूटिलाइज हुआ। तो मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा कहाँ चले गया, नेगेटिव में चले गया। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस लेबर की माइनस में आ रही है, मतलब जो सामान बन भी, तुम सोचोगे सर माइनस में कैसे आ सकती है, माइनस में ऐसे आ सकती है कि जगह थी 7 लेबर के काम करने की, तुमने 2 लेबर एक्स्ट्रा लगा दिए। तो जब 2 लेबर एक्स्ट्रा आए तो वो खुद तो कहीं जगह है नहीं उनके काम करने की, दूसरे की जगह में भी वो जबरदस्ती काम करने की कोशिश करेंगे, तो खुद का सामान भी नहीं बना, और दूसरा जो बना रहा था सामान उसको भी अब वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगे, और उनकी प्रोडक्शन भी अब क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। और इसी के चलते टोटल प्रोडक्शन पहले से कम होना शुरू हो गया। ये बन गया टोटल प्रोडक्शन, ये बन गया मार्जिनल प्रोडक्शन। तो इसको बोलते हैं तीसरा रिटर्न, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। मतलब रिटर्न कैसा में आया, नेगेटिव में आया। तो ये हो गया हमारा टोटल क्या, वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि हमने कैसा प्रोपोर्शन लगाया तो हमको कैसा कैसा रिटर्न मिलना शुरू हो गया। ये 3 स्टेजेस में बढ़ गया। ये मॉडर्न व्यू था, क्लासिकल व्यूज आपके सिलेबस से हट चुका है, पर क्योंकि फिलहाल आपको एक नॉलेज पर्पस के लिए आगे के वीडियोस में आपको ये जरूर बता दिया जाएगा कि क्या कंपैरिजन होता है रिटर्न टू अ फैक्टर, जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, और वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम मॉडर्न व्यूज बोलते हैं। तो 2 इकोनॉमिस्ट के 2 अपने अपने एक व्यूज हैं। अंतर बस पता तुमको क्या होता है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न में अंतर बस होता है इसमें, यहाँ पे मॉडर्न में डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, ट्रेडिशनल में यही कांस्टेंट हो जाता है, मतलब फ्लैट, दोनों कांस्टेंट रिटर्न। तो वो आपको कंपैरिजन बाद में समझा दिया जाएगा। दूसरी चीज यहीं से बन जाता है टीपी एपी एमपी के बीच का रिलेशनशिप, वेयर टीपी इज टोटल प्रोडक्शन, एमपी इज मार्जिनल प्रोडक्शन। एक लेबर ने सामान बनाया तो कितना उसको प्रोडक्शन एक लेबर से मिला, हमारी कंपनी को, हमारे फर्म को, एक प्रोड्यूसर को एक लेबर लगाने से कितना प्रोडक्शन बढ़ा, वो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। एक लेबर या एक वेरिएबल फैक्टर लगाने से। दूसरे नंबर के लेबर या दूसरे नंबर का सिर्फ दूसरे नंबर का वेरिएबल फैक्टर लगाने से कितना प्रोडक्शन बढ़ा, वो कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्शन। तो हर एक यूनिट जैसे मार्जिनल यूटिलिटी थी ना, उसी प्रकार से है मार्जिनल प्रोडक्शन। और टोटल क्या होता है, जब आप सारे मार्जिनल प्रोडक्शन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल प्रोडक्शन बन जाएगा। फिर एवरेज क्या होता है, तो डाउट आता है मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। देखिए एवरेज प्रोडक्शन एक इमेजिनरी प्रोडक्शन है, जो आपको सिर्फ औसतन कितना प्रोडक्शन करा हर एक लेबर ने ऑन एन एवरेज, ये बताता है। एवरेज हमेशा हर एक लेबर का इक्वल आता है। जैसे कि किसी क्लास में कोई बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, कोई कम मार्क्स लाते हैं, तो एवरेज क्लास का बनता है क्यूपीआई। तो क्यूपीआई में क्या होता है कि हर एक बच्चे का कितना परसेंटेज इंडेक्स है एवरेज में। जैसे कि किसी की इनकम ज़्यादा, किसी की इनकम कम, तो एवरेज इनकम क्या होती है, सबकी इनकम बराबर बता देता है। पर क्या एग्जैक्टली सबकी इनकम सेम होती है, नहीं। तो इसी प्रकार से प्रोडक्शन कभी भी हर एक लेबर के द्वारा एवरेज में एग्जैक्ट नहीं हो सकती। एवरेज प्रोडक्शन सिर्फ एक इमेजिनरी प्रोडक्शन बताने के लिए होता है। वो कैसे निकल जाएगा, तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय लेबर्स करके, जिसको हमने वेरिएबल फैक्टर माना है। तो हर एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया ऑन एन एवरेज, वो निकल जाएगा। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो रियल प्रोडक्शन होता है कि ऑन एन एग्जैक्ट फॉर्म, एवरेज नहीं, ऑन एन एग्जैक्ट एब्सोल्यूट टर्म में कितना प्रोडक्शन किया उस पर्टिकुलर लेबर ने, नंबर ऑफ लेबर ने, 4th नंबर के लेबर में या 5th नंबर के लेबर ने कितना एग्जैक्ट प्रोडक्शन किया, वो कहलाता है क्या, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो ये डिफरेंस था मार्जिनल में और एवरेज में। मार्जिनल क्या बताता है, एग्जैक्ट कितना प्रोडक्शन किया उस लेबर ने, वेरिएबल फैक्टर ने, और एवरेज क्या बताता है, ऑन एन एप्रोप्रिएट लेवल पे कितना बनाया, एक एब्सोल्यूट टर्म पे बताता है और एक इन एब्सोल्यूट टर्म्स पे बताता है। मैं रिलेटिव नहीं कहूंगा। आई बात समझ में।
क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपके यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे मिसिंग वैल्यूज के, जहां पे आपको फॉर्मूला यूज करके रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एपी एमपी के टेबल बनानी रहेगी, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। साथ ही साथ में आपको आगे एक रिलेशनशिप के बेस पे एक्सप्लेन किया जाएगा, जहां से हम रिलेशनशिप ग्रैप्स करेंगे बिटवीन टीपी एपी एमपी, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू अ फैक्टर कंप्लीट। लॉन्ग रन के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है। लॉन्ग रन जब है ये आप आगे की जब क्लासेस में पढ़ेंगे, एमए इन इकोनॉमिक्स करेंगे या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जब आप कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, तो वहां पे आपको लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन सिखाया जाएगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स करके आपकी एमबीए में भी एक बुक आती है, वहां पे आपको सिखाया जाएगा। तो लॉन्ग रन वहां पढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।